हेलो फ्रेंड्स, बात करें प्रोफेशनल लॉ के अगले हिस्से में। एडवोकेट्स एक्ट 1961 आने से पहले वकील उपनाम के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, जैसे वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट, लॉयर्स, एडवोकेट, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड अटॉर्नी। वकील शब्द उर्दू का आया था, जो अरबी फ़ारसी का जो किसी प्रतिनिधि के तौर पे होता है। प्लीड वो होता था जो किसी मामले में किसी दूसरे के लिए अदालत के अंदर प्लीड करने जाया करता था। मुख्तार या रेवेन्यू एजेंट उनको कहते थे जो रेवेन्यू अदालतों में किसी के प्रतिनिधि के तौर पर, एजेंट के तौर पर काम करते थे। लॉयर्स उनको कहते थे जो लॉ का ज्ञान तो रखते थे, परंतु उनको अदालतों में जाने की इजाज़त नहीं थी और वे बाहर अटॉर्नी के ऑफिस में लोगों को सलाह देने या पूरे कागजी कार्रवाई करने में, कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने में मदद करते थे। एडवोकेट शब्द आया जब एडवोकेट एक्ट 1961 आया, उसके बाद इसका प्रचलन हुआ और आज केवल मात्र एक एडवोकेट शब्द का इस्तेमाल होता है, कुछ को छोड़कर। बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर एंड अटॉर्नी। बैरिस्टर और सॉलिसिटर उनको कहते थे जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करके आते थे। उनको बैरिस्टर एट लॉ या सॉलिसिटर ऑफ लॉ कहा जाता था, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी और दूसरे लोग आए थे। अटॉर्नी शब्द उस व्यक्ति के लिए होता था जो अदालत में प्रेजेंटेशन के लिए जाता था। लॉयर्स पूरी फाइलिंग तैयार करके देते और अटॉर्नी अदालत में एडवोकेट के समक्ष, कोर्ट के समक्ष अपनी बात कहता था। उसको अटॉर्नी पहले कहा जाता था। जैसे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में 1774 में आया और आज भी अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ शब्द है आर्टिकल 76 में, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील उसको कहा जाएगा। और उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होता है। और दूसरा होता है एडवोकेट जनरल, हर स्टेट का सरकारी वकील होगा। आर्टिकल 165, ये दोनों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संविधान है। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनके अधिकार क्या हैं और ये किस तरह से पैरवी कर सकते हैं। और ये दोनों बार काउंसिल जो होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल को एक्स ऑफिशियो इसका स्थान होता है उस कमेटी में, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको शामिल माना था। एक्स ऑफिशियो चाहे कोई भी अटॉर्नी जनरल हो, वो उस BCI का मेंबर होगा। इसी तरह से एडवोकेट जनरल हर स्टेट की जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट होगी उसका ये मानद या एक्स ऑफिशियो सदस्य होगा, चाहे कोई हो, किसी भी सरकार के दौरान आए, वो उस बार काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर होगा। ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखें और करें। फिर आता है सेकंड यूनिट में नेसेसिटी ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक मानकों की या नैतिकता की आवश्यकता। ये आमतौर पे हर प्रोफेशन में इसकी आवश्यकता होती है, जो किसी प्रोफेशन की, व्यवसाय की, पेशे की पवित्रता, उसके आदर्श मानकों को बनाए रखे, ताकि वो प्रोफेशन जो है अच्छी तरह से बढ़ता रहे। द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, वकालत एक कला है। हर वकील को किस तरह से उसका व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, उसमें अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के प्रति उसकी लगन होनी चाहिए, ज्ञान और हर चीज़ों के साथ होना चाहिए। फिर ये छोटा सा दिया आगे, द 5 ट्रेट्स ऑफ ग्रेट लॉयर, एक अच्छे वकील के गुण, कंपैशन यानी उसमें सिंपैथी होनी चाहिए, लोगों की हेल्प करने की, और उसको इमोशनल कुछ हद तक होना चाहिए, उसको दूसरों के प्रति रिस्पॉन्स करने वाला होना चाहिए, संस्थाओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति अपनी बात कहने वाला, और सुनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि अपनी बात को अच्छे से कह सके और सुन सके, ताकि उसकी बात को समझा जा सके। उसमें असर्टिवनेस होनी चाहिए, यानी उसमें एक शालीनता होनी चाहिए। एग्रेसिवनेस नहीं होगा। यदि एग्रेसिव होगा, एक बात बात पर गुस्सा करेगा, आंखें चढ़ाएगा, तो कोई उससे बात करना पसंद नहीं करेगा और उसकी छवि जो है वो एक ना सुनने वाले व्यक्ति के रूप में होगी। एक अच्छा वकील होने के बावजूद भी उनका स्वभाव कुछ अलग तरह का माना जाएगा। क्रिएटिविटी, उसको क्रियाशील होना चाहिए, उसको लॉ पॉइंट से जो सोसाइटी के फ़ायदे के लिए उसकी नई बातों की खोज उसको
करनी और कहनी चाहिए, और प्रिजर्वेंस उसमें एफर्मेटिव होनी चाहिए। अपनी बात उसको दृढ़ता के साथ परंतु विनम्रता के साथ कहने का उसमें गुण होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? वो प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे होते हैं जो बनाई सोसाइटी द्वारा जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि उनको अपने पर लागू करे, अपनी इच्छा से लागू करे। इनको प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। फिर अब प्रोफेशनल एथिक्स का नेचर क्या होगा? तो ये एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में, हर व्यक्ति में होना चाहिए, जो उसके प्रोफेशन को और प्रोफेशन की जो एक स्टेटस है उसको वो बढ़ाएगा, जो उसके बिहेवियर से और दूसरी चीज़ों से आएगा सामने। फिर होता है एडवांटेज ऑफ हैविंग कोडिफाइड प्रोफेशनल। यदि आपको एक कोडिफाइड यानी संहिताकृत या नियमों में किया कराया बना बनाया प्रोफेशनल एथिक्स नियमावली मिले तो आपको उससे क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हमें बने बनाए नियम मिलेंगे तो हमें उन नियमों की पालना करनी ही होगी और हमारा व्यवहार जो है वो ऑटोमेटिक वैसा होता चला जाएगा। लेकिन ये फिर हम पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितनी चीज़ें सीखते हैं, सीखना चाहते हैं और व्यवहार में लाना चाहते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो किसी भी संस्था में ये सभी लोगों पर ये डिपेंड करता है कि किसी पेशे के जो नियम हैं, नैतिक नियम हैं, वो व्यक्ति के व्यवहार में हो, उस संस्था के प्रति हो, उस प्रोफेशन के प्रति हो, अपने साथी लोगों के प्रति हो और अपने ग्राहकों के प्रति हो। फिर आता है बार बेंच रिलेशन। बार और बेंच के रिलेशन कैसे होने चाहिए? जनरल कंसेप्शन है कि वो दोनों के सौहार्दपूर्ण हो, एक दूसरे की इज्जत दोनों को करनी चाहिए, एक दूसरे का दोनों को मान सम्मान हो, दोनों के गुण ज्ञान का सम्मान करें, जिससे कि चैरिट ऑफ जस्टिस जो है रथ का, न्याय का रथ वो आराम से चलता रहे। फिर है एडवोकेट्स ड्यूटी टू द कोर्ट। वकील की या एडवोकेट की, अधिवक्ता की कोर्ट के प्रति क्या ड्यूटी है? तो कोर्ट के प्रति उसको हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए, कोर्ट की इज्जत उसको करनी चाहिए। यदि वो कोर्ट की इज्जत करेगा तो लोग भी कोर्ट की करेंगे और तभी लोग कोर्ट में आएंगे। ड्यूटी ऑफ जज टुवार्ड्स एडवोकेट। अपने साथी वकीलों के प्रति हमारा रवैया कैसा हो? साथी वकीलों के प्रति भी रवैया सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि दूसरे को कुछ नहीं आता, जब वो किस तरह का अपमानजनक होगा तो लोग हमारे बारे में भी वैसा ही सोचेंगे। फिर आता है ड्यूटी ऑफ द बार टुवार्ड्स द बेंच। अब केवल वकीलों का नहीं, बेंच का यानी न्यायपालिका, जज समुदाय जिसमें जज में मजिस्ट्रेट भी शामिल होते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम, उनका भी रवैया जो है वो वकीलों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए। क्योंकि कितना भी चाहे वो काम करेंगे, आखिर जब तक वकील उनको बताएंगे नहीं अपनी चीज़ें, वो कुर्सी पर बैठने के बाद आधा तो वो बाद में प्रैक्टिस से और वकीलों से सीखते हैं और उसी को उन्होंने अपने व्यवहार में और अपने कार्य में डालना होता है। इसलिए उनको भी वकील समुदाय का सम्मान करना चाहिए। तो इस पे आपके क्या विचार हो सकते हैं? ग्राउंड्स ऑफ डिस्पाइट इन बार बेंच डिस्प्यूट्स इन बार बेंच रिलेशन। किन कारणों से संबंध खराब होते हैं? व्यवहार ही है जो सबसे ज़्यादा संबंधों को खराब करता है, और एक दूसरे की बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, या एक दूसरे पे कठोरता व्यवहार के प्रति होगी, या अपने ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन कोई करेगा तब भी व्यवहार में खराबी आती है। तो इसके उल्ट जो चीज़ें होंगी वो सुजेशन हो सकते हैं। आप अपने जो अपने आपके डिस्क्रिप्शन से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर आता है रिलेशंस बिटवीन एन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। वकील और उसके ग्राहक या मुवक्किल के बीच में क्या संबंध होने चाहिए? तो आपको फिर उसमें आगे आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये सब के लिए है, व्यवहार संहिता जो बताई गई है उसका पालन करना चाहिए हर वकील को। संबंधों को बनाना, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पैसा तय किया गया, जो चीज़ बचाएगी असली बताई जानी चाहिए। मात्र आपको केस लेने के लिए उसके ऊट पटांग चीज़ उसको नहीं बतानी चाहिए। गारंटी देने जैसी बात नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जज से पैसा लेकर या जज से मिलकर तुम्हारा केस करवा दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा। और यदि आप एक बार एक व्यक्ति के वकील बनते हैं तो उस केस में कम से कम, उस केस में तो कभी नहीं, आप उसको
विरोध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने भरोसा करके सब कुछ आपको बताया है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट और एडवोकेट एक्ट में भी इसके खिलाफ है कि जिसके आप एक बार हक में या खिलाफ हैं उसके विरोध में आप दूसरी बार उस केस में नहीं जा सकते, दूसरे केस में जा सकते हैं। और ना ही आप जज और वकील जो आमने सामने उनका किसी रिश्ते में इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। अक्सर जज जो हैं वो ऐसे मामलों को, सही जज हैं वो नहीं सुनते, क्योंकि बाद में उन पर इस तरह का आरोप लग सकता है। तो संबंध जो है वो प्रोफेशनल होने चाहिए अधिवक्ता और उसके क्लाइंट के बीच में। अधिवक्ता के ग्राहक के प्रति डू एंड डोंट्स जो बहुत सारे हैं कि किन को क्या करना है, ना तो ग्राहक करे, ना खासतौर से अधिवक्ता नहीं करेगा तो ग्राहक भी उसका नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको छोटी छोटी वैसे मिल जाएंगी, अब करें। अकाउंटेबिलिटी ऑफ लायर्स, प्रोफेशनल एथिक्स। तो वकीलों का उत्तरदायित्व अपने प्रोफेशन के प्रति भी है और अपने सोसाइटी के प्रति भी है, जुडिशरी के प्रति भी है, साथियों के प्रति भी है। बहुत सारे हमारी जिम्मेवारियां होती हैं, उन्हीं को उत्तरदायित्व कहते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, नैतिक नियम क्या क्या होने चाहिए अपने साथियों के प्रति। एडवोकेट्स ड्यूटी टू ओपोनेंट्स, जो विरोधी होगा, विरोधी पक्षकार का मतलब विरोधी वकील भी होगा वहाँ और विरोधी पार्टी भी होगी, तो उसके साथ भी गरिमापूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। ये नहीं कि आप उस केस को पर्सनली लेके गलत हरकतों पर उतर जाएं। सिर्फ आपको उतनी ही बात कहनी चाहिए जो फैक्चुअल है और अकॉर्डिंग टू लॉ। तो गवाहों के प्रति भी ये नहीं कि कोई गवाही देने आया तो आप उस पर पर्सनल होना चाहिए, उसको सम्मानजनक तरीके से वही बातें पूछी जानी चाहिए जितनी उस केस से रिलेटेड हों। इस तरह से चाहे वो आपका गवाह हो, चाहे आप उससे जिरह कर रहे हो प्रतिपक्ष के गवाह। आम जनता के नज़र में भी, जनता के साथ भी हमारा व्यवहार जो है सम्मानजनक होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे वकील साथी वर्दी बैंड वगैरह लगाकर यूं ही उस तरह से ही बाज़ार में घूमेंगे, पब्लिक प्लेस पर जाएंगे। एडवोकेट्स एक्ट भी हमें ये मान्यता नहीं देता। और मेरी पर्सनल सोच है कि हमें जो यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड है वो हमारा केवल कोर्ट तक ही होना चाहिए। कोर्ट के बाहर बैंड और कोट कतई वर्जित होना चाहिए। वो इस तरह की चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती कि आप उनको पब्लिक प्लेस में, क्योंकि बैंड और कोट का काम सिर्फ कोर्ट से अदालत जाने तक है और उसको यदि हम पब्लिक प्लेस में पहनकर घूमेंगे तो वो अच्छी जगह नहीं है। किसी खास वक्त पे उसको पहना जा सकता है जब ऐसी ज़रूरत हो, जब कोई लीगल एक्शन हो रहा है या लीगल कोई मीटिंग वगैरह है, तब उसको कभी कभार आप बाहर भी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इलस्ट्रेशन ऑफ अदर मिसकंडक्ट्स, तो दूसरे मिसव्यवहार भी है जो आम जनता के साथ आप किसी भी तरह का करते हैं। वो सारे बहुत तरह के हो सकते हैं कि वर्दी की तोंस दिखाना। अक्सर साथी लोग वर्दी पहनकर ट्रैफिक वाले की बात नहीं मानते, पुलिस से मिसबिहेव करते हैं, दुकानों से मिसबिहेव करते हैं, हम स्टिकर लगा लेते हैं गाड़ियों के आगे पीछे। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो नेम प्लेट है वो भी एक सिंपल साइज़ में होनी चाहिए, जो रूल्स कहते हैं। ये नहीं बहुत बड़ा बड़ा हो, उसमें ब्लैक और वाइट ही होनी चाहिए। कोई अलग से हमारी पहचान गाड़ी पर, स्टिकर पर जो दिखाई जाती है वो इलीगल है, इस तरह से मिसकंडक्ट माना जाता है। फिर आता है डिसिप्लिनरी कमेटीज़ अप्रोच इन केसेज ऑफ प्रोफेशनल। तो जब अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या अनुशासनात्मक कमेटी की पहुंच किन किन मामलों तक है, दो तरह के हैं। एक तो है जो प्रोफेशनल होगा उसके व्यवसाय से संबंधित, तो सेक्शन 9 और 10 एडवोकेट्स एक्ट की में लिखी है। उसमें अनुशासनात्मक कमेटी क्या कार्रवाई करेगी जब वकील अपना पेशे से संबंधित मिसकंडक्ट करेगा, और दूसरी है जब उससे अलग कोई काम करेगा, बाहर कहीं वकालत पेशे से अलावा भी कभी मिसकंडक्ट करता है, तो तब भी सेक्शन 35 से 45 उसमें भी अनुशासनात्मक कमेटी को शिकायत हो या मिल जाए वहाँ तक। कारण ये है कि इससे एक पूरे समुदाय का नाम बदनाम होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने समुदाय की इज्जत बचाए रखने और उसको बढ़ाए रखने के लिए वो संबंधित वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक समिति या डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन ले, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हो। और उसको शिकायत जो जाती है वो अक्सर लोकल बार से जाती है, तो लोकल बार के प्रतिनिधि या सामान्य नागरिक उनकी शिकायत कर सकता है, जिसको आप देखें। फिर है यूनिट 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालयों की
अवमानना। तो न्यायालयों की अवमानना का मतलब है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए किसी जज या व्यक्ति की, जो न्यायालय की परिभाषा क्या है, न्यायाधीश की, जो शब्द पर साक्ष्य ग्रहण करने की क्षमता रखता हो वो जज है। चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे सामान्य कोर्ट हो, कोई भी हो, उसको न्यायालय माना जाएगा। और उस न्यायालय की शान में की गई गुस्ताखी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, न्यायालय अवमानना अधिनियम। ये 24 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था। कुल इसमें 24 सेक्शंस हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको बताया है, बाकी आप एक्ट से पढ़ें। सेक्शन 1 में इसका विस्तार है, 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, छोटी सी डेफिनेशन है 3-4, और ज़्यादातर जो डेफिनेशन है केवल कंटेम्प्ट की परिभाषा देती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहती। हाई कोर्ट की परिभाषा भी देती है, वो भी आप पढ़ें हाई कोर्ट क्या है। फिर आती है कि इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, किन चीज़ों को। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई है अवमानना की, इसका मतलब है 2 तरह की मानी जाएगी, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वो मानी जाती है जब कोई व्यक्ति न्यायालय के किसी आदेश को मानता नहीं या उस आदेश को मानने से अपने आप को बचाता है काफ़ी समय तक, तो उसको कहा जाएगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल होता है न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी करना जो इस तरह की अच्छी ना लगे, जैसे पिछले दिनों प्रशांत भूषण एडवोकेट साहब ने सुप्रीम कोर्ट वालों ने की थी और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। तो 2 चीज़ें हैं, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसको याद रखें। किन चीज़ों को अपवाद नहीं, कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, तो सेक्शन 3 से 9 और 13 में की गई कार्रवाई यदि कोई उच्च सच्चे मन से, साफ सुथरे मन से उस आशय से की जाती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता। ये आप 3 से 9 और 13 में पढ़ें। फिर आता है कब ऊपर वाली अदालत यानी सुपीरियर कोर्ट अपने से नीची अदालत के न्यायाधीश के अपमान के लिए दंड दे सकती है। तो सेक्शन 10 से 11 सामान्य तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो दंड देते हैं लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है, चाहे मजिस्ट्रेट हो, सेशन हो, वो खुद के कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंड इस एक्ट में नहीं दे सकती। वैसे आईपीसी की सेक्शन 228 में दे सकती है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं दे सकती। तो इसके लिए उनको या तो खुद कोर्ट को या कोर्ट के किसी सरकारी वकील को या एडवोकेट जनरल को एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करना होगा और उसके बाद वो पावर होती। तो यहाँ लिखा है 10 और 11 में कि कब सुपीरियर कोर्ट जो है अपनी लोअर कोर्ट के अपमान के लिए लोगों को दंडित कर सकती है। सेक्शन 12 है, इसमें दंड क्या होगा। तो मैक्सिमम जो इसमें दंड है वो 6 महीने की सादा कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना है। और उसको यदि बिना शर्त कोई माफ़ी मांग ले तो उसको किसी भी लेवल पे ख़त्म किया जाता है। प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाई गई, उनको उसमें दंडित माना गया और उनको कहा कि आप माफ़ी मांग लो, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो उनको 1 रुपये सज़ा सुनाई। इट मीन्स कि सज़ा तो हुई है और वो दंडित भी हुए हैं। अब 2000 की जगह 1 भी दे दिया, बात तो एक है। अब जब उनको वहाँ सज़ा सुना दी गई और वो कोर्ट की तरफ से दंडित हो गए हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि एक दंडित किए गए वकील के खिलाफ उसको एक्शन लेना चाहिए डिसिप्लिनरी कमेटी को। अब क्या लिया जाता है फ़िलहाल तक कोई खबर ऐसी नहीं है, लेकिन प्रोसीजर ऐसा कहता है कि करना चाहिए। और दंड में ये भी लिखा है कि कंपनी और किसी फर्म के में किसको दंड दिया जाएगा। तो कंपनी या कोई संस्था है उसके उस अधिकारी को जो उस वक्त वहाँ काम कर रहा था, जब कंपनी या फर्म ने कोई गलत काम किया या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है। कोर्ट को खबर मिलने या कोर्ट अपनी सुओ मोटो जानकारी होने पर पूरी प्रक्रिया को तय करेगी। उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा और उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद ही उसको दंड दिया जाएगा यदि वो माफ़ी नहीं मांगता। फिर आती है सेक्शन 15 में सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट जब उनको पता चले कि किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है, सुओ मोटो यानी स्वतः प्रसंज्ञान लेना कहते हैं, या फिर एडवोकेट जनरल
या एडवोकेट जनरल होता है हाई कोर्ट में सेक्शन 160 आर्टिकल 165 वाला, और अटॉर्नी जनरल होता है सुप्रीम कोर्ट का। या तो उन दोनों में से कोई एप्लीकेशन देगा कोर्ट को और बताएगा कि किसी व्यक्ति ने इस तरह से कोर्ट का अपमान किया है जिसे उसको अवमानना के लिए दंड मिलना चाहिए, या कोई अन्य अधिकारी वहाँ लगाएगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन ले सकते हैं। प्रशांत भूषण वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप प्रशांत भूषण जी के खिलाफ लिखित में शिकायत कीजिए, तो अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही एक्शन लिया था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ मामलों में ट्वीट्स किए थे। आता है 16 में बाई जुडिशल्स। तो कोई भी जुडिशल्स होगा, चाहे उसमें मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट का जज है, लोअर कोर्ट का जज है, कोई न्यायिक अधिकारी है, इसमें वकील भी शामिल है, लॉयर्स भी शामिल हैं, सभी लोग, इसमें कहीं अलग नहीं लिखा। सेक्शन 16 में कोई व्यक्ति जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान या न्यायिक कार्रवाई से संबंधित हो, वो इस तरह से न्यायालय का अपमान करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। ये सभी में शामिल शब्द है। फिर आता है 17 में कोग्निजेंस एंड प्रोसीजर। अदालत कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ मामला चलाएगी और क्या प्रक्रिया होगी, सेक्शन 17 में बताई गई है। फिर है कि इसको सुना कैसे जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सुनते हैं। सामान्य तौर पे इसको अगर कहीं से उसको खबर मिली है तो सिंगल जज भी सुन सकता है, लेकिन यदि अपील करनी है तो फिर उसको डिवीज़न बेंच ही अपील को सुनेगी अंडर सेक्शन 15 में। जब अटॉर्नी जनरल वगैरह ने उसमें, जब अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की शिकायत पर मामला शुरू होगा तो वहाँ केवल डिवीज़न बेंच ही मैटर को सुनेगी। फिर आता है इसकी अपीलें कैसे होगी। तो यदि सिंगल बेंच ने सुना है मैटर तो उसकी डिवीज़न बेंच में अपील हो सकती है, और डिवीज़न बेंच यहाँ हाई कोर्ट की है, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर इसको डिवीज़न बेंच ही सुनेगी, जहाँ 2 या 3 जजेज हो सकते हैं। तो प्रशांत भूषण वाले मामले में 3 जजेज थे। फिर आता है लिमिटेशन, कितने समय तक इस मामले को चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही न्यायालय को या किसी व्यक्ति को ज्ञान हो कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के अवमान का अपराध किया है, तो उसको 1 वर्ष के अंदर अंदर ही शिकायत कर देनी चाहिए। यदि उसके बाद की जाती है तो आउट ऑफ लिमिटेशन होगा, वो नहीं चल पाएगा। फिर आता है ये एक्ट किन पर लागू होता है। तो ये एक्ट केवल ऊपरी अदालतों पर लागू हो रहा है, ना तो न्याय पंचायतें जो हमारे गाँव की न्याय पंचायतें या कहीं न्याय पंचायत एक्ट के अधीन काम कर रही है, ना ही जो ग्राम न्यायालय है जो हमारे यहाँ भी खुले हैं ग्रामीण एक्ट 2008 के अंतर्गत, उन पर भी ये लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यदि उन जजों का वहाँ किसी ने अपमान कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 22 कहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये एक एडिशनल एक्ट है। यदि जैसे 228 वाली आईपीसी की पावर है तो वो चलती रहेगी, और ये एक अलग पावर है, ये उसको कम नहीं करती किसी भी तरह से। फिर आता है कि इस एक्ट के लाने का उद्देश्य क्या है। ये जो एक्ट वाली प्रोसीडिंग जो बताई है ये मैंने खुद से आपकी हेल्प के लिए इजी करके लिखी है, और यहाँ जो आता है ये सिलेबस का हिस्सा है। पर्पज़ है कि इस एक्ट को क्यों लाया गया। तो इस एक्ट के सबसे ऊपर में ही लिखा है कि इसमें लिखा कि न्यायालयों की ताकत को, जो न्यायालयों की जो शक्ति है इस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर को फॉलो करने की और दंड देने की शक्ति डिफाइन करने के लिए एक्ट लाया गया था। ये सबसे इसके टाइटल में लिखा है कि ये एक्ट क्यों लाया गया था, वही इसका पर्पज़ है। आपको शुरू से इसको पढ़ना चाहिए। फिर है मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सेक्शन 2A-B-C में लिखा है 2 प्रकार का हो सकता है, सिविल एंड क्रिमिनल। और मीनिंग है जो कोई न्यायालय की गरिमा को कम करने वाली बात करता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। और दोनों ही तरह से न्यायालय की गरिमा कम होगी, चाहे तो उसके आदेशों को ना माने तब वो सिविल होगा, या उससे बचे। जैसे हमें कोर्ट का कोई सम्मन आया, बुलावा आया कि हमें जाना है और हम जाएं नहीं, हर बार उससे बचते रहें, उसके ऑर्डर को, आदेश का को, तामील को, कुर्की को उसको डिनाई करें, जजमेंट है उसको नहीं माने, तो इन चीज़ों को सिविल कहा जाएगा। और यदि कोर्ट के खिलाफ डायरेक्ट कुछ बात कहें जज के, अदालत के, तब उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय जजेज। तो क्या जज भी या मजिस्ट्रेट या लायर
वो भी न्यायालय का अपमान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सेक्शन 16 में यही लिखा है, बाई जुडिशल्स एनी पर्सन वर्किंग विद जुडिशरी। तो इसका मतलब ये सारे उसमें शामिल हैं। कोई मजिस्ट्रेट सीट पर बैठा या जज बैठा हुआ कह सकता है कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही हूँ, न्यायालय किसी काम के नहीं है, ऊपर वाले काम के नहीं है, यानी किसी के खिलाफ खुद के भी बोले कि ये तो मेरे बाप की जगह है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। शराब पी के आना, मिसबिहेव लोगों से करना, वकीलों के साथ करना, वो सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा में आएंगे। और मजिस्ट्रेट जज द्वारा, और इसी तरह से कोई वकील यदि उसको गलत बोलता है, लायर गलत बोलता है, तब भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा में आएगा। कोई थर्ड पर्सन भी आकर वहाँ इस तरह का व्यवहार करता है, अक्सर मजिस्ट्रेट पर लोग जूता फेंक देते हैं, गाली बक देते हैं कई बार, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। सारे सेक्शन 16 में डिफाइन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय एडवोकेट्स, तो ये भी 16 में आएगा, क्योंकि वहाँ एडवोकेट अलग से नहीं लिखा, सभी जुडिशल्स लिखा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय स्टेट, क्या राज्य कर सकता है? तो राज्य का मतलब है राज्य के अधिकारी। अक्सर राज्य के अधिकारियों को न्यायालय जब कहता है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करिए, वो नहीं करते। अक्सर आपने अखबारों में सुना होगा, कभी कभी पुलिस वाले हाई ऑफिसर को बुलाया जाता है कि किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन पर काम नहीं हो रहा, तो हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि डीजीपी ऑफ पुलिस या एसपी ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो फलां तारीख को पर्सनल हाजिर हों। इसी तरह से बड़े ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है कई मामलों में कि उनके कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं हो रही, तो उसी को कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय स्टेट। इट मीन्स उन्होंने उनके कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो फिर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को जब नहीं मानते तो वो बाय स्टेट ही माना जाएगा। वो भी सेक्शन 16 में शामिल होगा, सिविल हो या क्रिमिनल हो। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड देयर ऑफिसर्स। तो कॉर्पोरेट बॉडी की बात की हमने कि दंड क्या होगा, वो दंड जो देने वाली है उसी में ये लिखा है कि कोई कंपनी या निगम, जिसको कॉर्पोरेट बॉडीज़ कहा जाए, कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी, निगम, संस्था, कोई किसी संस्था का हेड है, तो संस्था को सज़ा कैसे होनी, उसका जो अधिकारी उस वक्त ऑफिशियल रहा होगा उसी व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। अक्सर हम सुनते हैं कि बड़ी कंपनियां फ्रॉड करके दौड़ जाती हैं, और जो खास हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो बेचारे उन दिनों मैनेजर या कार्यकारी रहे होते हैं उन्हीं को सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पनिशमेंट, दंड और नेचर एंड एक्सटेंट, ये कितना हो सकता है और इसकी प्रकृति क्या होगी? तो ये नेचर है इसकी 6 माह का सादा कारावास। कारावास 2 तरह का हो सकता है, सादा और कठोर, रिग्रेस जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ सादा कारावास है, 6 महीने तक हो सकता है, और 2000 रुपये तक जुर्माना। जैसे प्रशांत भूषण जी को 1 रुपया किया, यानी 1 से 2000 तक होना था, तो 1 किया तो इक्वल टू 1 ही है। वो तो उन्होंने उनको दिखाने के लिए सज़ा करी कि हम कुछ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप हमसे ऊपर नहीं हो। तो इस तरह का एक वो नॉमिनल पनिशमेंट उनको दिया गया। पावर ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स इन कंटेम्प्ट केसेस, तो ऊपरी अदालतों का अवमानना मामले सुनने का अधिकार। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हम कर चुके हैं, उनकी पावर है। सेक्शन 10 में बताई गई है कि वो उनकी पावर है कि सुन सकते हैं। सेफ गार्ड्स अवेलेबल इन कंटेम्प्ट केसेस, आपको सेफ गार्ड क्या है, आपकी सुरक्षा क्या है आपको उपलब्ध जो कंटेम्प्ट केसेज में? तो एक ही है कि बिना शर्त आप माफ़ी मांगे, कभी भी माफ़ी मांग सकते हैं कि मैंने गलत हुआ और मुझे माफ़ किया जाए, तो वहीं आपकी छुट्टी हो जाएगी। और दूसरा लिखा है सेक्शन 3 से 9 तक, और 13 में अपवाद हैं, इसको आप करें। फिर आता है इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स जो सारे हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने गए हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को अपनी और अपने से जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ अदालतें होती हैं, उनके अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो ये जो पावर्स का इस्तेमाल था, ये अदालतें इस एक्ट के 71 वाले एक्ट आने से पहले भी कर रही थी। आपको याद होगा अक्षय खन्ना वाली फिल्म थी जो, उसमें हालांकि वो सेशन ट्रायल था, सेशन जज, वो अखबार वाला एक बाबू जो पारसी था जो खबरें छापता था, उसको 2 बार उन्होंने दंड दिया। पहले दिन 200 रुपये और दूसरे दिन उनको 1 दिन के लिए जेल रखा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रखा गया था।
फिर आता है अथॉरिटीज़ एंड प्रोसीजर। अब देखिए ऊपर वाला जो सारा मैटर है वो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ अथॉरिटी लिखा है, ये एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड है, दोनों एक जगह है। आपको समझना चाहिए कि अथॉरिटीज़ एंड प्रोसीजर टू डील विद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट देयर ऑर्डर्स। यहाँ जो बात आ रही है ये जुड़ी हुई है एडवोकेट एक्ट्स में कि प्रोफेशनल क्या मिसकंडक्ट करेंगे और उनको क्या दंड दिया जाएगा और उसके खिलाफ उनको क्या उपचार उपलब्ध होंगे, ये इसका टाइटल है। तो ये आगे आता है स्टेट बार काउंसिल एंड इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी। राज्य बार में जो अनुशासनात्मक कमेटी बनती है वो सेक्शन 36A में बनाई जाएगी। आप इसको फिर पढ़ेंगे एडवोकेट एक्ट को तो 36A में मिलेगी स्टेट बार डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल, तो 36A में होगी। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो सेक्शन 36 में बताई गई है। ये दोनों ही लोगों को ख़ास तौर के सिर्फ वकीलों को जब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेंगे और उनके खिलाफ कोई शिकायत जाएगी तो इन दोनों कमेटियों में बनाई जाएगी और वो कमेटियां उसको पूरे मैटर को सुनकर उस पर अपना जो भी सज़ा देनी है वो सज़ा दे सकती हैं। फिर है रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। अब यदि इन दोनों ने कमेटियों ने ऑर्डर दे दिया तो फिर रेमेडीज क्या है, उपचार क्या मिलेगा। तो यदि स्टेट बार ने सज़ा दी है तो उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील हो सकती है, और यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सज़ा सुनाई है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर आता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट अधिकतम कितना हो सकता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसको कहा जाता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन 35 में बताया गया है। तो सुनने के बाद कोई भी कमेटी जो अधिकतम पनिशमेंट दे सकती है, उसमें जब सुना जाएगा किसी के भी मैटर में जो स्टेट बार या सेंट्रल बार में, तो एडवोकेट जनरल स्टेट कमेटी में और अटॉर्नी जनरल जो होगा वो सेंट्रल कमेटी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा, वो भी कमेटी में शामिल होगा और उस जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी सुना जाएगा। और सुनने का अवसर देने के बाद जो होगा या तो उस पर कोई जुर्माना लगाया जा सकता है या उसको चेतावनी या फटकार लगाकर छोड़ा जा सकता है, और या उसको वकालत करने से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और अधिकतम जो सज़ा होगी वो ये होगी कि उसको एडवोकेट की जो रोल है जिसकी सनद है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको एडवोकेट ना बना रहने दिया जाए। इस तरह की इसमें सज़ा जो मैक्सिमम हो सकती है। फिर आते हैं ये 4 केसेज हैं, हल्का सा बात करेंगे। इंद्री विनय चंद्र मिश्रा, हिकमत अली खान वर्सेस ईश्वर प्रसाद आ रहा है। तो अगर यदि आपको याद हो तो जोली LLB सेकंड जो फिल्म थी अक्षय कुमार वाली, वो इसी पर बनी थी, लेकिन उसमें अलग पुट दे के तोड़ मरोड़ करके इसको शामिल किया गया था। सेम केस ऐसे हैं। यहाँ ईश्वर प्रसाद आ रहे हैं जो बुंदायू जो यूपी का एक ज़िला है 1975 में वहाँ वकालत करते थे, और राधे श्याम जो उनके दूसरे वकील साथी थे उन पर उन्होंने कोर्ट में हमला किया, चाकू पास रखते थे और उस पर हमला किया, और फिर उनके खिलाफ सेक्शन 307 IPC में सज़ा हुई। तो स्टेट बार ने शिकायत करने पर उनके लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड किया। बार काउंसिल में ऑफ इंडिया में चले गए तो वहाँ उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। जो सज़ा के नाम पर उन्होंने एक गवर्नर के नाम से माफ़ीनामा मंगाया कि मेरी गवर्नर ने सज़ा माफ़ कर दी है, उस खबर मिलने पर फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो वहाँ उनको 3 साल की स्टेट बार ने सज़ा सुनाई और बार काउंसिल में पहुँचे तो बार काउंसिल ने माफ़ कर दिया। लेकिन जो परिवादी थे हिकमत अली, वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। इसीलिए हिकमत अली वाला मैटर हिकमत अली खान से शुरू होता है, क्योंकि हिकमत अली सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस थी सुजाता वी मनोहर, उन्होंने ईश्वर प्रसाद को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया, उनको वकालत पेशे से निकाल दिया कि ये व्यक्ति वकालत में बने रहने लायक नहीं है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपीलें होते होते वहाँ गया था। फिर आता है PD गुप्ता वर्सेस राममूर्ति एंड अदर्स। तो ये मैटर था, PD गुप्ता साहब किसी मैटर में दिल्ली के मामले में किसी प्रॉपर्टी के मामले में वकील थे और विरोधी पक्ष की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्प्यूटेड थी। उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने दामाद के नाम से पहले ख़रीद लिया और फिर मुनाफा कमाकर बेच दिया, और जिस औरत से ख़रीदा गया उस औरत को उस मरने वाले की
नकली बहन बनाया जिसकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन दूसरी जो पार्टी थी राममूर्ति, उन्होंने शिकायत की और मैटर होते होते ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया और इन साहब को उनके वकालत पेशे से हटा दिया गया। फिर आता है DS दलाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ 3 वकील महोदय थे जो एक फर्म बनाकर वकालत किया करते थे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील थे। तो उस बैंक ने कुछ केस करने के लिए जो कोर्ट फीस जमा करवाई थी इनको, ना तो उन्होंने कोर्ट फीस वापस लौटाई और ना ही कोर्ट में केस फाइल किया। और तब इनकी शिकायत पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको वकालत पेशे से हटा दिया। तो फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को सही माना कि ये लोग वकालत के लायक नहीं है और इनको हटाया जाना सही था। चौथा है दिल्ली जुडिशरी जुडिशल सर्विस एसोसिएशन। ये गुजरात का फेमस मामला है। गुजरात में एक CJM महोदय थे, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हर जो मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ बैठते हैं वो किसी न किसी थाने के प्रभारी होते हैं और थाने को वो चेक करते रहते हैं। वो थाना उनके अंडर में रहता है। जो थाने वाले उस एरिए के मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं, वैसे CJM अपने पूरे ज़िले में प्रभारी होते हैं। तो वो थानेदार था कोई संतोष कुमार करके, उसकी इनके साथ खटपट हो गई। तो वो इनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काम कर रहा था। जब इन्होंने उसकी शिकायत करी तो उल्टे उसने इनके खिलाफ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को शिकायत कर दी। फिर एक दिन उसने इनको बुलाया कि आप आकर थाने का निरीक्षण करो। जब ये थाने का निरीक्षण करने पहुँचे तो इनको ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। हथकड़ी समेत इनको अदालत में लाया गया पकड़कर और वहाँ उनकी फ़ोटो खींची गई, तस्वीरें खींची गई, उनको बेइज्जत किया गया। और बाद में जब ये मैटर दिल्ली तक पहुंचा, खबरें लोगों को लगी, तो पूरे देश की जुडिशरी के जो लोग हैं, जुडिशरी यूनियंस हैं, जजेज मजिस्ट्रेट की भी और सभी वकीलों की यूनियन भी हैं, गुजरात की जुडिशल यूनियन भी, उन सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तो उस थानेदार और उसके साथ पुलिस वालों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको नौकरी से निकाला गया, उनको जेल में सज़ा दी गई और उस पर एक गाइडलाइन बनाई गई कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी को कभी गिरफ्तार करना ही हो तो सबसे पहले खबर उस जिला सेशन जज को दी जाए, उसको हथकड़ी ना लगाई जाए, उसके पास उसका वकील होना चाहिए और उसको सीधा कोर्ट ना ले जाया जाए, पहले उसकी जुडिशल उसको दिया जाए ताकि उसको एक डेजिग्नेशन या उसके ओहदे का सम्मान रखते हुए उसको आम मुजरिमों की तरह गिरफ़्तार ना किया जाए। तो इस तरह से आप इसको इजीली करें। अब ब्रीफ में हम बात कर चुके हैं तो आप इसको करें आराम से। अब इसका जैसे भी आपको करना है, लेकिन हर चीज़ करें। हमने हर चीज़ लगभग यहाँ पूरी कर ली है और कोई बकाया शायद नहीं रहा। ओके, गुड लक, थैंक यू, फिर मिलते हैं।